पेंटोज फॉस्फेट पाथवे लेक्चर 3। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे लेक्चर 3 इस सीरीज का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम लोग सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं आज एंजाइम्स इन द पीपीपी। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो सवाल होगा कि व्हाट आर द एंजाइम्स, व्हाट आर द एंजाइम्स इन पीपीपी। पीपीपी में क्या एंजाइम्स होते हैं? सबसे पहला इस सवाल का जवाब देना होगा। सेकंड, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन पीपीपी। मतलब उनका एक्शन करने का क्या मोड होता है। अगर इन दोनों को हम लोग अगर आंसर कर देते हैं इसका मतलब हमें चीजें समझ में आई हुई हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं मुख्य रूप से, एक बार हम वापस स्टडी मटेरियल चलते हैं। आप देखिए यहाँ सब नंबरिंग किया गया है, ठीक है ना। अगर आप गौर करें तो यहाँ छोटे छोटे नंबरिंग किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये नंबरिंग किया गया है और इसी नंबरिंग को आगे डिटेल किया गया है कि भाई ये एंजाइम्स कौन से हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ देखिए सभी नंबरिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि 1 जो है वो इपिमेरेज है, 2 जो है वो आइसोमेरेज है, 3 जो है वो ट्रांसकीटोलेज है, 4 जो है वो ट्रांस एल्डोलेज है, ठीक है। फिर कीटोलेज एल्डोलेज अपना रिपीट करेगा और फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज है और 9 जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है। अब इन सभी में कौन से सब जो होते हैं एंजाइम्स वो टिपिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ही पाया जाता है। उसका नाम है ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज। तो अगर हम ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज के बारे में जाने तो निश्चित रूप से हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के कुछ बेसिक जो मतलब एंजाइम्स हैं उनको हम लोग देखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को तो एकदम आप लोग ट्रिक लगा दीजिए कि ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज जो है इसको तो हम लोग आज सीख के रहेंगे, है ना, कैसे काम करता है ये दोनों। साथ में एपिमरेज भी है, एपिमरेज कैसे काम करता है, आइसोमरेज कैसे काम करता है ना। और ये सभी बेसिक चीज हैं, या ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज कैसे काम करता है। तो इन सब चीजों को एक बार देखना, एक बार सीखना बहुत जरूरी होता है और छात्रों को यहीं पर अपने चतुराई से इन सब चीजों पर अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले जो जिस एंजाइम को हम ले रहे हैं उसका नाम है एपिमरेज। एपिमरेज क्या करता है? ये एक ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसमें किसी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो है एपिमरेज वो उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, कैटलाइज अ रिएक्शन वेयर a functional group on a specific carbon changes its orientation, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अपने दिशा को बदलता है। उसके लिए यह एंजाइम यूज होता है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर कोई एग्जांपल देकर बताइए। सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो कि एक हम लोग शुगर बनाते हैं और ये जो है कीटोज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये OH इस साइड है और इस साइड है H, और नीचे हम लोग R1 लिख के खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप काउंटिंग करिएगा तो ये काउंटिंग हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और बाकी अपना जितना कार्बन है वो अलग बात है। अब इसमें ये जो पोजीशन है यहाँ पर गौर करने की बात है
ठीक है, हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए दोनों साइन देना होगा। और अब इसी प्रोसेस को देखिए कैसे क्या होता है, ये जो OH है वह इस साइड चला आएगा और H जो है वो इस साइड चला आएगा अगर हम एपिमेरेज यूज करते हैं। तो ये हो गया CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप हो गया। और यहाँ पर देखिए अब ये OH जो है वह D साइड से L साइड में चला आया, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला आया, और ये R1 है। अब आपने फिर देखा क्या, ओरिएंटेशन बदल गया। तो ये जो ओरिएंटेशन बदला है या डायरेक्शन बदला है, यह एपिमेराइजेशन कहलाता है। इसलिए प्रोसेस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा, एंजाइम का नाम क्या पड़ा, एंजाइम का नाम पड़ा एपिमेरेज। बड़ा सिंपल सा इसका नाम है, कोई इशू नहीं है। और जो सबस्ट्रेट रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा तो हो जाएगा सबस्ट्रेट एपिमेरेज, सबस्ट्रेट का नाम लिखे, ये एपिमेराइजेशन कहलाता है। इस चीज को दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर इस चीज का एग्जाम्पल देखना हो तो बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, और वो एग्जाम्पल क्या है, आप राइबोज से राइबो टू जाइलोज आप इसमें बना सकते हैं, या फिर राइब्यूलोज टू जाइलूलोज ये बना सकते हैं। तो राइबोज और जाइलोज या राइब्यूलोज जाइलोज जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एपिमरेज होते हैं। यह हो गया पहला एंजाइम जिसका नाम है एपिमरेज। उसका एक्शन हमको समझ में आया। कॉपी पर निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए और थोड़ा वक्त देकर इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार से यह रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है। अब जो सेकंड एंजाइम है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं वह नॉर्मल आइसोमेरेज है। अगर आइसोमेरेज को कहें, ये फंक्शनल आइसोमेराइजेशन करता है। फंक्शनल आइसोमेराइजेशन करने का क्या यहाँ पर तात्पर्य है पेंटोज फॉस्फेट में, तो ये जो है वह एल्डोज से कीटोज बनाने में मदद करता है और कीटोज से एल्डोज बनाने में मदद करता है। मतलब इसका जो है काम वाइस वर्सा है, यह एंजाइम एल्डोज से कीटोज बना देगा या फिर कीटोज से एल्डोज बना देगा। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, मैं फॉस्फेट लेकर ही चल रहा हूं, ये उससे चाहे तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है, तो ये एल्डोज से कीटोज हो गया। या फिर इसी रिएक्शन को ये उलट सकता है, ये इसी रिएक्शन को क्या कर सकता है, उलट सकता है। ये फ्रुक्टोज से 1,6 मतलब फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बना सकता है। यहाँ चूंकि ट्रायोज बहुत ज्यादा यूज हुआ है तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड से यह बना देता है क्या, यह बना देता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यह जो है ये इससे इसको बना सकता है और ये रिवर्स भी कर सकता है, इस प्रोसेस को ये रिवर्स भी कर सकता है। ये भी अगर रिएक्शन देखने का मौका मिले तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यह एक एल्डोज है, और नीचे वाला डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट क्या है, यह एक कीटोज है। तो स्पष्ट है कि ये एल्डोज से कीटोज और कीटोज से एल्डोज बनाने में काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसके लिए अपने स्टडी मटेरियल में एक सवाल छोड़ा था, जो विद्यार्थी बात को समझेगा वो जरूर सवाल करेगा। जैसे देखिए, जो अब तक कोई किया नहीं है क्योंकि कोई पढ़ा नहीं है, पढ़ता लिखता तो है नहीं कोई। देखो यहाँ 3 PGL है और यहाँ भी 3 PGL है, तो क्या 2 एल्डोज आपस में जुड़ सकते हैं? उत्तर होता है बिल्कुल नहीं जुड़ सकते सर। एक एल्डोज है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कीटोज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सवाल विद्यार्थी करता है यूजुअली, सर आपने दोनों PGL ही क्यों लिखा है, ये तो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। इसका मतलब वो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट समझ चुका है
दो एल्डोज आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो फटाक से उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये या फिर ये तुरंत एपिमरेज के मदद से ग्लिसरल ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाएगा। तो यह जो उत्तर है, यह उत्तर देने मात्र से चीजें जो होती हैं वो स्पष्ट हो जाती है, ठीक है ना, और वहां कोई इश्यू नहीं बचता है। यह जो मैंने बनाया था, बनाते वक्त मैंने इसको छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा कि कोई विद्यार्थी ये सवाल पूछे कि सर दो एल्डोज कैसे जुड़ेगा, क्योंकि नियम है कि एक एल्डोज तो एक कीटोज जुड़ता है, तो यहाँ पर एक उपयोग किया जाएगा, है ना। चतुराई रखना है, स्मार्ट रहना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करना है। तो यह इस काम को करता है और इस काम को करने के लिए आइसोमरेज एंजाइम होते हैं। अब जहां पर भी आइसोमरेज यूज हो रहे हैं वो फंक्शनल आइसोमराइजेशन को देख रहा है। अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है ट्रांसकीटोज। ट्रांसकीटोज, ट्रांस मतलब क्या होता है? कीटोलेज, ये एंजाइम के बारे में। ट्रांसकीटोलेज का मतलब क्या होता है? कीटोज का मतलब क्या होता है? वो एल्डोज जिसमें कीटोन ग्रुप। और ट्रांस का मतलब क्या होता है? इस पार उस पार, ठीक है। अब देखो और सीखोगे सब लोग ध्यान देकर कि एक कीटोज है, ठीक है, ओके, हम लिख दिए R1 सुविधा के लिए, चूंकि कीटोज होगा तो क्या होगा? सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप होगा, करेक्ट। और यह रिएक्ट करता है किसके साथ? एक एल्डोज के साथ। अब एल्डोज कैसा होगा? तो एल्डोज इस प्रकार से हो गया, ठीक है, ये हो गया, और यहां पर हो गया R2, ये हो गया एल्डोज। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कीटोज। और इसको क्या कह रहे हैं? एल्डोज। अब क्या कहता है कि ट्रांस कीटोलेज में एल्डोज का जो R2 है वह टूटेगा और टूटकर इस कीटोज वाले ग्रुप से जुड़ेगा। अब देखिए कैसे एक्सचेंज होता है, बहुत सावधानी से देखिएगा, साथ ही यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये रिएक्शन रिवर्ट कर सकता है। अब देखो सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इससे क्या जुड़ गया? इससे जुड़ गया R2, करेक्ट। और बाकी जो हमारा ये रिएक्टेंट है वो क्या है? तो बाकी जो रिएक्टेंट है वो इस प्रकार से प्लस C डबल बॉन्ड O, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप से ये, और इसके साथ है C, और उसके नीचे में कौन जुड़ेगा? उसके नीचे में जुड़ेगा R1। तो रिजल्ट क्या हुआ? ये चला गया इधर और ये चला आया एल्डोज की तरफ। इस प्रकार से कार्बन का जो नंबर है वह एक्सचेंज हो गया है। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? ट्रांसकीटोज। ट्रांसकीटोज ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि दे तो दोनों रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि कीटोज डोनर है, ठीक है, और एल्डोज एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो ये चीज बारीक चीज है जिसको कि याद रखना है कि ट्रांसकीटोलेज में कीटोन डोनर होता है, याद रखिएगा। इसमें इसको आप लिख भी सकते हैं कि कीटोज इज अ डोनर एंड एल्डोज इज एन एक्सेप्टर। तो इससे आपको दिमाग में रहेगा कौन किसको दिया है। तो ये हो गया। अब इसका एक उदाहरण देखने का मौका मिले, सर इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में बनाकर दिखाइए, कोई वायबल रिएक्शन। चलो चलते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से पिंटो है उसके दिमाग में तो रिएक्शंस होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो फिर हम फंसेगा, क्या करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग रिएक्शन लिखते थे तो क्या लिखते थे? C5 और C5, करेक्ट। ये दोनों आपस में जुड़ते थे और जुड़ के फिर दो प्रोडक्ट देते थे, एक C7 और एक C4।
इसी को जब रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, यह और नीचे मान लीजिए जाइलोज 5 फॉस्फेट। अब देख लीजिए ऊपर वाला जहां कीटोज है, नीचे वाला क्या है, एल्डोज है। और जब ये दोनों आपस में जुड़कर फिर टूटा तो क्या बना, है ना, वो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोडो हेप्टुलोज बना 7 फॉस्फेट। और नीचे में क्या मिला हमको, इराथ्रोज। नीचे में हमको मिला इराथ्रोज 4 फॉस्फेट। मतलब एक 4 कार्बन का 7 कार्बन का कंपाउंड, एक 5 कार्बन का। एक विद्यार्थी के मन में साथ आता है कि सर कि ये सोडो हेप्टुलोज क्यों बनेगा और इराथ्रोज क्यों बनेगा, क्यों नहीं इराथ्रोलोज हो जाए और यहाँ पर ग्लूको हेप्टोज हो जाए, मतलब यहाँ के एल्डोज हो जाए और नीचे कीटोज हो जाए। जबकि अभी क्या है, अभी की परिस्थिति क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं सर अभी की परिस्थिति एकदम बदली हुई है। सोडो हेप्टुलोज जो है वह है कीटोज, है ना, और इराथ्रोज जो है वो है एल्डोज। अपने पढ़ने वक्त में भी इस तरह से सवाल जवाब करेंगे तो आपको आसानी से सारी बातें जो है वो समझ में आएंगी। थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर। करेक्शन इन द सेंस है कि हमने 5-5-10 कार्बन इन्वेस्ट किया है और यहाँ 11 कार्बन आउटपुट हो गया है, तब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो रिएक्शन में तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हमको इसमें कार्बन घटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा C7 कंपाउंड और यहाँ हो जाएगा C3 कंपाउंड, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर C3 का एक एल्डोज बनकर तैयार हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जब यह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, हम सब लोग इस रिएक्शन को सोडो हेप्टोलोज एंड 3PGL। तो यहाँ इस रिएक्शन में एक चीज बहुत गौर करने वाली बात होती है और वह होता है कि ये सोडो हेप्टोलॉजी क्यों बनेगा और यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही क्यों बनेगा। तो मतलब हम अगर इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें रिएक्शन समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है। अब इसी रिएक्शन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसी रिएक्शन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए कैसे दिखता है, ठीक है। CH2OH, ठीक है, CH2OH, फिर नीचे में C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे में CHOH, फिर नीचे CHOH और उसके नीचे में CH2O, CH2 ऑक्सीजन और उसके साथ फॉस्फेट। यह क्या हो गया, ये कौन सा एक कंपाउंड बन गया, हम लोग कहते हैं यह कंपाउंड जो है एक कीटोज है, ठीक है। अगर ये कीटोज है, ओरिएंटेशन देखने पर पता चल रहा है ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसका नाम पड़ा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये आपका एक कीटोज मिल गया। अब ये जुड़ रहा है किसके साथ, ये जुड़ रहा है एक एल्डोज के साथ। एल्डोज कौन है, तो एल्डोज जो है वो राइबोज या जाइलोज, कुछ भी चलो, जाइलोज 5 फॉस्फेट। तो जाइलोज का भी फॉर्मूला फटाफट हम लोग बना लें, CH2OH। नहीं, अब ये तो एल्डोज है ना, एल्डोज है तो ये CHO हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आया CHOH, फिर तीसरे पोजीशन पर आया OHCH, फिर इसके बाद आया CHOH और लास्ट में आया CH2O फॉस्फेट। इस प्रकार से अब जो कंपाउंड बना उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा टुडू कर दिया जी, लेकिन वो है
ये बन गया जाइलोज 5 फॉस्फेट, ये हो गया जाइलोज 5 फॉस्फेट। ये एल्डोज और कीटोज हो गया। अब यहां पर कीटोज जो है वो क्या है, कीटोज जो है वो डोनर है ना, तो कीटोज डोनर और एल्डोज क्या है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर। तो एकदम एक तरह का हिसाब किताब यहां पर बन रहा है कि हमको क्या मिलने वाला है। अब देखो, जो डोनर होता है, जो डोनर होता है वह नीचे से 2 कार्बन डोनेट करता है, ठीक है, और जो एक्सेप्टर होता है वो ठीक CHO के नीचे ही उसको एक्सेप्ट करेगा, इतना बड़ा ग्रुप वहां से टूटेगा। अब ये एक्सचेंज होगा, ये ग्रुप आके यहां जुड़ेगा और ये ग्रुप आकर यहां जुड़ेगा, करेक्ट। अब इसी प्रोसेस को जब हम आगे रन कराते हैं, रिवर्सल प्रोसेस है, इसलिए दिमाग में रखना है कि रिवर्सिबिलिटी है। तो कैसे ये पूरा रिएक्शन बनता है, कैसे ये पूरा रिएक्शन होता है, इसको देखने की आवश्यकता भी है। तो आप देखिए और सीखिए इस चीज को, बोलने वाले नहीं बात है। ठीक है जी, अब देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ CH2OH है, उसके नीचे में कीटोन ग्रुप है, ये भी सही है। उसके नीचे में CHOH है, ये भी सही है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके नीचे में जो है, उसके नीचे में बात बदल रहा है। और अब जो है कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है, तो वो जो एल्डोज से टूटा है वो क्या है, CHOH, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है OHCOH, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, CHOH, फिर उसके बाद क्या है, CH2, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, मतलब ये हमारा हो गया। अब आप इसमें काउंट करिएगा, इसको मिलाते हैं, C, ठीक है, C, ठीक है, C ऐसे, ठीक है, ओके ओके। अब टोटल इसमें कितने कार्बन है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कीटोन ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, यह होगा सोडो हेप्टूलोज, और सातवें कार्बन पर फॉस्फेट है। क्योंकि यहां ट्रांस कीटोलेज एंजाइम पार्टिसिपेट किया है, ट्रांस ट्रांस कीटोलेज, इसीलिए यह कंपाउंड बना है। अगर यहाँ ट्रांस एल्डोलेज होता तो क्या होता, ये भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हक तो चुकाना पड़ेगा ना। CHO, और उसके नीचे कौन सा कंपाउंड है, अब क्या के जुड़ेगा, CHOH एंड CH2। तो आराम से ये रिएक्शन सब लोग मेरे साथ कर रहे होंगे अपने कॉपी पर, आप बहुत कूल होकर इन सब चीजों को सीख रहे होंगे। CHOH और CH2O फॉस्फेट। तो अब ये 3 कार्बन का जो कंपाउंड बना, वो कौन सा कंपाउंड बना, इसका नाम पड़ गया ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस प्रकार से यह ट्रांस कीटोलेज के प्रेजेंस में एक बड़ा वाला ग्रुप जो है सोडो हेप्टुलोज बना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांस एल्डोलेज को। हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसी में कुछ रिएक्शन चेंज करने जा रहे हैं, इसी में कुछ घटनाओं को बदलने जा रहे हैं, ठीक है, इसी में हम घटनाओं को बदलेंगे और आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए। अब जब यहां पर ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम आएगा, अब क्या हो जाएगा कि जो डोनर था वो एक्सेप्टर हो जाएगा, मतलब कीटोन जो है वो एक्सेप्टर और एल्डोलेज जो है वो डोनर हो जाएगा, मतलब कीटोज एक्सेप्टर हो गया और एल्डोलेज जो है वह डोनर हो गया। जस्ट सी इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां उल्टा होने वाला है सारा काम। जो उधर हुआ था कि 2 कार्बन छोड़ के नीचे से टूटा था, अब वो मामला यहां आ जाएगा, 2 कार्बन छोड़ के नीचे से टूटेगा, और ये ठीक फंक्शनल ग्रुप के नीचे से टूटेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप ऊपर कीटोन है ना, यहां से ये टूटेगा। और अब ये होगा एक्सचेंज,
तो लेट्स सी इट, कैसे ये काम होता है। आपने क्या लिखा, CH2OH, फिर उसके नीचे क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है, कीटोन ग्रुप आ गया। और फिर उसके नीचे क्या आएगा, तुम लोग कहेंगे सर उसके नीचे तो अब एल्डोज डोनर आएगा। एल्डोज डोनर में क्या है सर, एल्डोज डोनर में है CH, कलर चेंज कर देते हैं, एल्डोज डोनर में CHOH और उसके नीचे है CH2 ऑक्सीजन और उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। यह 4 कार्बन का कंपाउंड जो है सर बना है, ठीक है। अब ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड बना उसका नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा इसका इरैथ्रुलोज 4 फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट बन गया। और जब एक्सचेंज हुआ तो एक्सचेंज तो हुआ है ना भाई, हमको तो उस एक्सचेंज को लिखना होगा, तो लिखेंगे प्लस। अब आएंगे इस पर, यहां और यहां से ये यहां जाके जुड़ेगा, तो कैसे लिखना शुरू करेंगे, तो लिखेंगे CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHOH, ठीक है, और फिर एक जगह छोड़ के OHCH, और फिर क्या कौन आ जाएगा, फिर कीटोन का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, तो CH, कलर चेंज करते हैं, हाँ, CHOH और CHOH और नीचे CH2 और ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ। अब आप देखें, इसको भी मिला देते हैं, इसमें कितना कार्बन है, इसमें 3 और 3 6 कार्बन है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस प्रकार से ग्लूकोज एक एल्डोज है और इरैथ्रोलोज जो है वो एक कीटोज है, इस प्रकार से बनता है। सेम चीज का हमने 2 अलग अलग एंजाइम द्वारा रिएक्शन कराया, तो पहले रिएक्शन में ट्रांस कीटोलेज हुआ तो 7 और 3 में टूटा, लेकिन अगर इसी में ट्रांस एल्डोलेज करता तो 4 और 6 में टूटता। तो कितना अंतर है, कितना अंतर है, हम कहते सर बहुत अंतर है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट को ही बताओ अलग तरीके से समझाने के लिए बना हुआ है। कैसे बना हुआ है उसको एक बार समराइज करते हैं हम लोग, कैसे, तो C5 और ये C5, एक एल्डोज और एक कीटोज, आपस में जुड़कर 2 हिस्से में टूटा, ठीक है, आपस में जुड़कर 2 हिस्से में टूटा, एक बना C7, एक बना C3, करेक्ट। यहाँ दूसरा है, फिर रिएक्शन किए C5, फिर एक एल्डोज और कीटोज लिए, फिर इन दोनों को रिएक्ट कराए एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एक बना C6, एक बना। अब आपको यहां पर कोई सवाल पूछे कि बताइए यहाँ कौन सा एंजाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ट्रांस ट्रांसकीटोज, तो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रांसकीटोलेज, और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, ट्रांस एल्डोलेज। आप हमेशा समझिएगा इन्हीं बारीकों को लेकर ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज में बारीकी तो यही होगा ना जी। जहां ट्रांसकीटोलेज में 7 3 था, 7 वाले कंपाउंड और 3 वाले कंपाउंड में, ट्रांस एल्डोलेज में 6 और 4 हो गया। इसका मतलब है कि दोनों एंजाइम रिएक्शन को बदलता है। देखिए क्या है कि एक खास तरह का बीमारी रिपोर्ट किया गया, उसका नाम था वेरनिक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। वेरनिक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम जो था, यह एक सीवियर डिफिशियंसी है विटामिन B1 का, इसको थियामाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी लॉस होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है एंड पैरालिसिस तक होता है। इसमें लोगों ने क्या देखा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो इरेगुलर होता है इसमें, और उसका नतीजा है इस तरह की घटनाएं वहां देखी जाती है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से जुड़ा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, और उसका नाम है
कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज हाईली स्पेसिफिक टू द NADP डिपेंडेंट, मतलब उसको NADP चाहिए, ठीक है ना। क्यों NADP चाहिए? NAD क्यों नहीं चाहिए? कहता है क्योंकि इस एंजाइम का जो Km वैल्यू है NAD के लिए वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि NADP के लिए Km वैल्यू कम होता है। तो यह सिलेक्टिव है, इवोल्यूशन क्या कहता है, जिसमें कम Km वैल्यू रहेगा वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है, इसलिए NADP वहां पर प्रीफर होता है। आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि आप थोड़े से अभ्यास को थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ी समझ को भी और पकड़ को भी डेवलप करें, क्योंकि जितना पकड़ विषय में रहेगा ना उतना आप अच्छे से कोई भी सवाल इससे सॉल्व कर सकते हैं और वहां कोई इश्यू आपके लिए होगा नहीं। आप देखिए यहाँ पर ये NADP डिपेंडेंट है ना, तो ये NADP डिपेंडेंट है, NADPH बना, जबकि NAD हो सकता था लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका Km वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिए।